नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 650 अंकों से ज्यादा गिरकर 24,100 के नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में भी 1250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दिन भर बाजार में कैसा रहा माहौल, हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ बता रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट करता हुआ रहा है। निफ्टी का ये दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई, और ये जो बिकवाली थी वो पिछले 2 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली भी थी। अगर चार्ट पे भी देखा जाए तो जो 24,200 का मार्क था उसे भी तोड़ता हुआ नजर आया, जो कि बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट था जो टूट चुका है। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप का ये तीसरा सेशन था जब लगातार बिकवाली हुई, तो स्मॉल कैप का ये चौथा सेशन था। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर इंडिसेस हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। यहाँ हम देख रहे हैं निफ्टी रियल्टी का ये चौथा सेशन था डिक्लाइन का, पीएसयू बैंक का 5वां सेशन था, ऑटो और आईटी का देखा जाए तो ये तीसरा सेशन था डिक्लाइनिंग का, और पिछले 1 सालों में अब तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन था ऑटो और आईटी इंडेक्स के लिए। इंडिया विक्स जो कि एक रिस्क सेंटिमेंट इंडिकेटर के तौर पे माना जाता है, वो भी कुछ 40% से बढ़ता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉशियस सिग्नल बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर मार्केट का पिछले 5 साल का डेटा देखा जाए तो निफ्टी का ये 3 से कम 12% का गिरने का रिकॉर्ड है। तो अब जो रिकॉर्ड आज जो गिरा हुआ है मार्केट, इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नजर नहीं आता। आज के दिन के लिए हिसाब से बेरिश नजर आता है, लेकिन अगर प्रीवियस 4-5 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो एकदम बड़ा मूव नहीं था नीचे के तरफ में। तो डेफिनेटली ये एक लाल मंडे था, बट डेफिनेटली ब्लैक मंडे नहीं बोल सकते। निफ्टी के लिए अभी भी थोड़ा कॉशियस सिग्नल रहेगा जब तक वो 24,200 के वापस ऊपर नहीं जाता। शुक्रिया अंश। तो अंश ने आपको बाजार का पूरा हाल बताया, और ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी था। लेकिन और किन खबरों पर नजर रहेगी? बाजार का हाल तो हमने आपको बताया, इसके अलावा किन खबरों पर नजर रहेगी जरा आपको बताते हैं। तो हमारे 5 सहयोगी आपको अलग अलग खबरें देंगे। जी हाँ, येन का जो कनेक्शन है वो क्या है ये बताएंगे मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम बताएंगे कि आखिर वो ग्लोबल वजहें कौन सी हैं जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट आई। पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। कमोडिटी मार्केट में क्या हलचल है ये बताएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। एलआईसी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर किस तरह होने वाला है, मेरे सहयोगी अनुराग शाह आपके सामने पूरी खबर बताएंगे। और बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ है उसकी ताजा अपडेट क्या है और किस तरह की स्थितियों में ये नौबत आई है, संजॉय चौधरी हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए अब अभिषेक का सत्यव्रतम से जानते हैं कि आखिर ग्लोबल वजहों में जो मार्केट में बड़ी गिरावट आई उसकी वजह क्या थी। पूरा एनालिसिस लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक बताएं। जी, पहले अमेरिका और उसके बाद जापान से कमजोर सेंटिमेंट ने भारतीय बाजारों का भी मूड आज खराब किया, और बाजार में 2.5% से ज्यादा की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। आपको मैं बता दूं कि 5 जो वजह हैं जिन्होंने आज बाजारों का मूड खराब किया। पहली चीज ये कि अमेरिका में मंदी का डर बढ़ रहा है, और उसके चलते हमने 2 दिनों में देखा है कि डाउ जोन्स में 1100 अंकों की गिरावट आ चुकी है। डाउ फ्यूचर्स में भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं। तो शायद एक और सत्र कमजोरी वाला हम अमेरिकी बाजारों में देखा, और उसका असर पूरे के पूरे ग्लोबल बाजारों पर आज हमें देखने को मिला है। दरअसल बेरोजगारी जो दर है वो 3 साल की ऊंचाई पर है, और उसने कहीं ना कहीं मंदी को ऐसा माना जा रहा है कि वो ट्रिगर कर सकती है। और तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि शायद यूएस फेड से दरों में कटौती को लेकर थोड़ी देर हो गई है। 31 जुलाई की जो पॉलिसी थी उसमें दरों में कटौती हो जानी चाहिए थी, तो एक ये चीज है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की दरें बढ़ने के बाद, क्योंकि एक सरप्राइज हाइक था इंटरेस्ट रेट में, 0.25% ही इंटरेस्ट रेट है जापान में, लेकिन उसने कहीं ना कहीं येन के जो कैरी ट्रेड हैं उसकी अनवाइंडिंग हो रही है। कैरी ट्रेड, आपको बता दें कि कैरी ट्रेड में होता यह है कि जिस देश में इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं वहां से ट्रेडर्स लोन लेते हैं और उसके बाद उसको इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं। अब चूंकि वहां पर ब्याज दरें बढ़ी हैं तो उनके जो लोन के रीपेमेंट है उसका प्रेशर बढ़ गया, और उसका असर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में सेल ऑफ के तौर पर आ रहा है। खासतौर से अमेरिका में आईटी स्टॉक्स में जो हम तेज जो प्रेशर देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कहने की बाजारों को परेशान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। जब से
हमास के चीफ को इजरायल ने मारा है, तब से थोड़ी सी वहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलके इजरायल पर अटैक कर सकते हैं, और ये चिंता बाजार को सता रही है। एक और चीज है, वो है वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन कह लें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो है 150%, इसके रिकॉर्ड पर पहुंच गया था, और उसके चलते भी कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि ओवर वैल्यूएशन की स्थिति में यहां पर भारतीय बाजारों में उसका असर आ रहा है, उसके चलते बिकवाली हो रही है। इसके अलावा अभी तक जो जून तिमाही के जो नतीजे आए थे वो बाजार को बहुत ज्यादा हम कहें कि एक्साइट नहीं कर पाए हैं, बहुत ज्यादा जोश नहीं भर पाए हैं। तो ये 5 रीजंस मोटा मोटी हैं जो आज बाजारों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो ग्लोबल बाजार हैं, निकेई में हमने 12-13% के आसपास की गिरावट देखी। कोरिया के बाजार की बात करें, कोस्पी, वहां पर 9% के आसपास की गिरावट रही। ताइवान में 7-8% के आसपास की गिरावट रही। तो आज पूरी की पूरी जो ग्लोबल पिक्चर है वो है रेड, लाल रंग से रंगा हुआ आपको पूरा का पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। भारतीय बाजारों की बात करें, एक दिन में निवेशकों के करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, यानी कि बीएसई पर लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप में यह गिरावट हमें देखने को मिली है। इंट्राडे में विक्स में 59% के आसपास का उछाल था, जो कि 2015 के बाद यह सबसे ज्यादा है। और निफ्टी में आज 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई, 20 डीएमए के नीचे पहुंचा। निफ्टी बैंक की बात करें 50 डीएमए के नीचे, और आज सभी के सभी जो सेक्टर इंडेक्स है वो बंद हुए हैं लाल निशान में। तो ग्लोबल मूड, ग्लोबल सेंटिमेंट बाजारों को परेशान कर रहे हैं। कब तक ये चीजें रिवर्स होंगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आज करीब करीब 600 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, और आज फिर से हो सकता है कि अमेरिकी बाजारों में एक हम बिकवाली का माहौल देखें। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। जापान में येन में मजबूती से किन किन शेयरों पर असर होगा, येन में मजबूती से किन कंपनियों को नुकसान होगा और किन कंपनियों को फायदा, शरद दुबे की ये रिसर्च सुनिए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जापान के जो बियर मार्केट जो है यहाँ पे एक खतरा देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स बैंक ऑफ जापान के दरों की जो फिर बढ़ोतरी जो है बढ़ा सकता है, और बैंक ऑफ जापान की जो महंगाई की चिंता है उसके कारण जो है दरें बढ़ाने की जो है रास्ता अभी खुल चुका है। बुधवार को बैंक ऑफ जापान ने जो है ऑलरेडी 15 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 0.25% जो है रेट्स कर दी थी। जापान की जो करेंसी है ये अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ हाई लेवल्स पे है, ये बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका में भी जो है मंदी के दर के बढ़ने के कारण भी जो है चिंता आई जा रही है ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन येन की मजबूती पे जो क्या इम्पैक्ट्स होता है स्टॉक का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम जापान का नाम लेते हैं तो मारुति सुजुकी आती है हमारे जहन में। FY24 में कुल मिला के 3% जो उनकी रॉयल्टी आई है ओवरऑल सेल्स की यहाँ पे लगा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि रॉयल्टी जाता है उनके येन के करेंसी में। जापान से जो इम्पोर्ट वाले कॉम्पोनेंट्स आते हैं वो लगभग 4 से लेकर 5% तक का वहाँ पे नुकसान देखने मिल सकता है। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लगभग 15 से लेकर 16% रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है जापान से आते हैं। एंड ऑफकोर्स जो रॉयल्टी की पेमेंट होती है उसमें भी जो है मारुति जो है उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। कुछ और भी कंपनीज है लिस्टेड स्पेस के, जैसे कि जेट इंडिया, यहाँ पे जापान के प्रमोटर लगभग 5% रॉयल्टी देते हैं अपनी सेल्स के। वही अगर लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1.25% रॉयल्टी दिया जाता है। कुछ कंपनीज है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स करते हैं जापान में ज़्यादा, उनके लिए बेनिफिट होता है क्योंकि येन अभी स्ट्रेंथन हो रहा है। इसमें जो है आज़ाद इंजीनियरिंग का लगभग 37% रेवेन्यू जापान से आता है, यूनिपार्ट्स इंडिया का 5% का, और नवा यहाँ पे फेराई अलॉयज का बिजनेस है इनका, यहाँ पे भी इनका 5% जो है एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। इसके अलावा एथर एनर्जी, HEG, जेट इंडिया में भी लगभग 1% के नीचे का जो है इनका एक्सपोर्ट देखने मिलता है। बट कुछ जापान की कंपनियाँ हैं जहाँ पे भारत के कंपनीज में हिस्सेदारी हैं। सबसे ज़्यादा जो है जेट कॉर्पोरेशन का है, जेट में होंडा इंडिया में होंडा मोटर का ऑलमोस्ट 67% स्टेक है। वही मारुति सुजुकी में सुजुकी मोटर का 58% स्टेक है, ये बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा डायरेक्टर साहब अगर ऑल कंपनीज लेके आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे SML इसूजू लिस्ट में आता है, ऑलमोस्ट 44% स्टेक है। लुमैक्स इंडस्ट्रीज़ में 38% है। स्टैनली इलेक्ट्रिक्स का जो कि एक जापानीज़ कंपनी है। मदरसन सुमी में 2 बड़े जापानीज़ नेम्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ आ सकती है। असाई इंडिया ग्लास के बारे में बात करें तो यहाँ पे 22% स्टेक है। और आखिर में नाम मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पे भी देखें तो 10% स्टेक जो है जापानीज आर्म्स हैं। तो ये तो पूरी जापानीज की कारोबार हुई, और क्या स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है ये हमने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सोने, चांदी और क्रूड में भी आज काफी गिरावट दिख रही है। क्या है वजह, बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं क्या है अब की स्थिति। देखिए प्रशांत, सिर्फ सोना चांदी क्रूड ही नहीं, बेस मेटल्स और रुपए में भी आप आज काफ़ी कमजोरी दिखी। सोने चांदी की बात करें तो सोना 69,600 रुपये तक फिसल के MCX पर आ चुका है। करीब 600 रुपये की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन चांदी में भारी गिरावट है, क्योंकि जैसा ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हुआ, जैसा शरद और अभिषेक बता रहे थे, उससे 3,000 रुपये से ज़्यादा सस्ती चांदी आज ही के आज में हो गई है। तो तेज़ गिरावट यहाँ पर चांदी में दिख रही है। उनको लगता है कि तमाम जो ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो रहा है उसका असर चांदी पर दिख सकता है। हालांकि जो सेफ हेवन जो बाइंग होती है वो 1-2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आमतौर पे गोल्ड और सिल्वर में दिखती है, ऐसा एक्सपर्ट्स को लगता है। कल की बात करें तो ब्रेंट फिसलकर अब $75 तक आ चुका है। महीने भर में 11% की गिरावट है। यहाँ सबसे बड़ी चिंता यूएस के कमजोर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े और चाइना के कमजोर PMI आंकड़ों से यहाँ पर दबाव बन रहा है। इसके बाद अब रुपए की बात करते हैं डॉलर के मुकाबले, तो ये 83 रुपये 85 पैसे के नए निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट के साथ घरेलू इक्विटी मार्केट में जो बिकवाली है उससे लग रहा है कि FIIs यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, उसका यहाँ पर दबाव मिला है। और साथ ही आने वाले समय में जो बड़े फॉरेन बैंक्स हैं वो एग्रेसिव बोली लगा सकते हैं डॉलर के लिए, अपने कस्टोडियन के लिए, उसका फ़ायदा यहाँ पर डॉलर को मिलेगा, रुपए पर उसका दबाव बनेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपया कमज़ोर हो रहा है और अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट आज काफ़ी बिकवाली दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सरकार ने LIC को वैल्यू बढ़ाने के लिए 5 पॉइंट की स्ट्रेटजी का सुझाव दिया है। पूरी खबर क्या है, मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, बताएं। देखिए, आज तो LIC के शेयर में गिरावट है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर LIC के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और वैल्यू एनहांसमेंट के लिए सरकार के द्वारा 5 पॉइंट स्ट्रेटजी LIC को सुझाई गई है और उस पर LIC काम भी कर रहा है। सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उसके लिए LIC डाइव स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है और पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर ऑपरेशन से लेकर जो डिजिटल रूप में किए जा सकेंगे। और बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को भी रोप इन किया है और एक नया ऐप भी लेके आएगा LIC, जिस ऐप के जरिए कस्टमर अपनी पॉलिसी पे लोन ले पाएगा, क्लेम सेटल हो पाएगा किसी भी जगह पे। ये दूसरा जो पॉइंट है वो है वैल्यू रियल स्टेट के जरिए। तो जिस तरह से LIC की देश भर के अंदर 1900 प्रॉपर्टीज़ है जिसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से 1 लाख, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भी ज़्यादा है। तो उनमें से 1400 प्रॉपर्टीज़ पे LIC के ऑफिसेज है, लेकिन करीब 500 प्रॉपर्टीज़ है जो रेंट पे है और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है कुछ प्लॉट्स के ऊपर। तो उन प्रॉपर्टीज़ का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करके उनको मोनेटाइज किया जा सके और वहां से पैसा जुटाया जा सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है HR और एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें LIC ने 2 ग्लोबल एजेंसीज़ के साथ करार किया है और जो एजेंट का जो वर्क फोर्स है 14 लाख एजेंट्स का, उसको पूरा रिवैम्प करने के लिए, उनकी कार्यप्रणाली को बदलाव करने के लिए प्रोजेक्ट जीवन समर्थ को भी लॉन्च किया गया है। और इस जीवन समर्थ प्रोजेक्ट के जरिए जोनल ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, ब्रांच ऑफिसेज, वहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं उसको भी रिव्यू किया जाएगा और रिवैम्प किया जाएगा। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स का। जिस तरह से LIC का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो मार्केट शेयर के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस किया जाए। प्रोडक्ट मिक्स पे नॉन पार प्रोडक्ट है उस पर फोकस किया जाए और VNB मार्जिन जो LIC का पिछले साल से बढ़ के अब 16% से ज़्यादा पहुंच गया है और इसी स्पीड पे अगर VNB मार्जिन बढ़ता है तो 25% तक VNB मार्जिन पहुंच सकता है। जबकि LIC ने IPO के वक्त में जो गाइडेंस दिया था VNB मार्जिन का 31 मार्च 2027 तक का गाइडेंस दिया था, लेकिन इस स्थिति में अब 2026 तक ही 25% के स्तर पर VNB मार्जिन पहुँच जाएगा प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटजी की वजह से। और आखिरी जो पॉइंट है वो है वैल्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से LIC का कुल जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 42 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। FY24 के अंदर इन्वेस्टमेंट के इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 60,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। पिछले 1 साल के अंदर LIC के स्टॉक ने भी शेयर होल्डर्स को करीब 75% तक का रिटर्न दिया है। तो इन सब से किस तरह से इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को वैल्यू दी जा सके, तो ये 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है वो के द्वारा LIC को सुझाई गई है और बहुत सारे पॉइंट्स पे LIC काम भी कर रहा है, जिसका थोड़ा बहुत रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है।
शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। देश के बिजी रूट्स में इंडिगो जल्दी ही बिजनेस क्लास की सुविधा देने जा रही है। कंपनी जल्द ही दिल्ली मुंबई रूट से इसकी शुरुआत करने वाली है। इस मौके पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने कंपनी के प्रमोटर राहुल भाटिया से खास बातचीत की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन अब 18 साल की हो गई है। 18th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है। जाहिर है खास मौका और कुछ बड़े ऐलान इंडिगो की तरफ से। सबसे बड़ा ऐलान यह है कि इंडिगो अपना बिजनेस क्लास प्रोडक्ट ला रही है इंडिगो स्ट्रेच के नाम से, और उसकी पहली झलक इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की सीटिंग कॉम्बिनेशन रहेगी इंडिगो की, वो आप देख पा रहे हैं। और इंडिगो के जो प्रमोटर हैं राहुल भाटिया, वो इस वक्त इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो सकता है। और इंडिगो की जो डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को आगे बढ़ाने में ये काफ़ी अहम साबित होगी। साथ ही साथ CEO पीटर एल्वर्स भी मौजूद हैं और राहुल भाटिया भी इस वक्त हैं। मैं आपको सर सुन रहा था, आप इमोशनल हो गए। आप बता रहे थे कि आप यहाँ पर हैं, बरकरार रहेगी एयरलाइन, आप भी रहेंगे। एक इमोशनल मोमेंट आपके लिए। जाहिर तौर पे आपको लगेगा कि बिजनेस क्लास प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल स्पेस में आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एनी कमेंट ऑन द सेम? नहीं, जैसे पीटर कह रहे थे कि हमारे मुल्क में ट्रैवलर की नीड्स चेंज हो रही हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है इंडिगो में कि हम कस्टमर्स को चॉइस दें, और विद दिस प्रोडक्ट वी विल डू दैट। लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ में और भी प्रोडक्ट्स आप लेकर के आ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा सर, किस तरीके का आप ट्रेंड बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपका डोमिनेंस डोमेस्टिक स्पेस में तो है ही, मोर देन 65-66% मार्केट शेयर, एंड नाउ द बिजनेस क्लास प्रोडक्ट लॉयल्टी प्रोग्राम। व्हाट सॉर्ट ऑफ शिफ्ट दैट यू आर विटनेसिंग? आप किस तरीके के प्रोडक्ट कस्टमर का चॉइस में शिफ्ट देख रहे हैं, और आप किस तरीके से उसको कैच करने की कोशिश करें? नहीं, जैसे हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही हैं, तो हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो ज़्यादा उड़ना चाहेंगे, और जगह जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। तो हमारे हिसाब से हम जो XLR का प्रोडक्ट अगले साल लाएंगे, वो हमारे फुटप्रिंट को बढ़ाएगा, और फिर 2027 में 350 आएंगे जो फुटप्रिंट को और बढ़ाएंगे। सो वी आर द एयरलाइन ऑफ इंडिया, and that's the long and short of it. तो इंडिगो ने 18 साल पूरे किए हैं, और इस मौके पर उन्होंने अपनी भविष्य के प्लान और तमाम अपने एक्सपेंशन पर खास बातचीत की हमसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार रियल एस्टेट के LTCG टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है। इसके लिए फाइनेंशियल बिल में संशोधन हो सकता है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, उसके हिसाब से रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर LTCG टैक्स में बदलाव से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार किया गया है बजट में, जिसकी घोषणा की गई है, सरकार उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के अंदर इस मसले पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ने कई ऐसे मसले हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। लिहाजा इस मसले पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ रिलीफ मेजर्स की घोषणा की जा सकती है, खास करके फाइनेंस बिल में संशोधन के जरिए, और उसकी घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा चल रही है। इंडस्ट्री ने कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार से ये डिमांड की है कि इसको एक्टिवली कंसिडर किया जाए। इंडस्ट्री ने इस बात की मांग की है कि जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है उसमें भी बदलाव के बारे में सोचा जाए। साथ ही साथ जो अनलिस्टेड असेट क्लासेस हैं उसके परचेज के ऊपर जो ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन है उसके बारे में भी सोचा जाए। इसके अलावा इस बात की भी गुजारिश की गई है कि जो कस्टमर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि वो ओल्ड रेजिम में रहना चाहते हैं या न्यू रेजिम में रहना चाहते हैं, जिसमें कि सरकार के हिसाब से जो बजट प्रपोजल है उसमें 12.5% LTCG टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% का जो LTCG टैक्स है वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पर देना होता था। अब इस तरह के कंसर्न्स आ रहे हैं कि इससे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं होती है तो रियल एस्टेट कस्टमर्स को इसका नुकसान होगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की गुजारिश
जिस पर एक्टिव डिस्कशन चल रहा है और इस बात की उम्मीद ये की जा रही है कि फाइनेंस बिल में कुछ संशोधन किए जाएंगे और कुछ सरकार रिलैक्सेशन देगी। हालांकि वित्त मंत्रालय अभी भी इस बात के पक्ष में है कि इससे ज्यादातर जो रियल एस्टेट कस्टमर्स हैं उनको फायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और सरकार इससे संबंधित कुछ बदलाव कर सकती है। फाइनेंस बिल इसी हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है और उसके जरिए सरकार कुछ राहत दे सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि की। सेना प्रमुख के मुताबिक बांग्लादेश में अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका से भारत पहुंच चुकी हैं। उनके पश्चिम बंगाल में होने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बेकाबू हो चले हैं। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद के हालातों पर भारत की करीबी नजर है। भारत ने पहले ही अपने नागरिकों को बांग्लादेश न जाने की सलाह दी थी। हालात को देखते हुए बीएसएफ ने बांग्लादेश भारत सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ डीजीपी कोलकाता पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर भारत की रणनीति पर बांग्लादेश में रह चुके पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने क्या कहा, सुनाते हैं। The pressure obviously has mounted, and the army may have also advised her that it's better that you step aside. We will be dealing with Bangladesh, as I said, because it's an important country for us, and we have lots to do with Bangladesh. So on that side, I have no doubt that India will look forward to working with whichever new government that will come in. और चलिए अब बात भारी बारिश से बिगड़े हालात की। तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की मार सामने आ रही है। मौसम विभाग ने सातारा और नासिक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ हाई टाइड का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई से सटे कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। बारिश से महाराष्ट्र के पुणे, मालेगांव, रायगढ़ में बाढ़ से लोग परेशान हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बादल फटने से हालात मुश्किल बने हुए हैं। लाहौल स्पीति में कल शाम बादल फटने की घटना सामने आई। इससे पहले बुधवार आधी रात बादल फटने से शिमला के समेज, कुल्लू के बाघी पुल और मंडी के चौहार घाटी में भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला के रामपुर में भी जमकर बारिश हुई है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां जारी है। चलिए कुछ और खास खबरों की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छता के लिए देश में अपनी खास पहचान रखने वाला इंदौर अब ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी नंबर 1 पर आने के लिए खास पहल कर रहा है। जन भागीदारी के लिए इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग साथ मिलकर 9 अगस्त से ट्रैफिक मित्र अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मकसद
सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजेस में ट्रैफिक टॉक आयोजित किए जाएंगे, यानी ट्रैफिक पर बातचीत होगी और नो हेलमेट नो एंट्री पर जोर दिया जाएगा। इस महाअभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस है। इसके साथ के लिए इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मेगा ट्रैफिक ट्रेनिंग का उद्घाटन किया, जिसका मकसद महाअभियान में जन भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।